दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 17 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 17 जो है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करता है, यानी कि संचयन के लिए निर्देश की बात करता है। ये बताता है कि संचयन के माध्यम से भी शाश्वतता अगर कोई पारित की जाती है या किसी संपत्ति में कोई शाश्वतता का सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया जाता है, जिसकी चर्चा सेक्शन 14 में की गई थी, तो उस पर यह रोक लगाता है, उस पर एक निर्देश देता है। आइए आज हम समझते हैं कि क्या है सेक्शन 17 के कंटेंट्स। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, वेयर द टर्म्स ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी shall be accumulated either wholly or in part during a longer than for a life of a transferor or a period of 18 years from the date of the transfer. Such direction, save as herein provided, be wide in the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeding the longer of the aforesaid period, and at the end of such last mentioned period the property and those income thereof shall be disposed of if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. सेक्शन 17 का क्लास 1 ये कहता है कि अगर किसी को अपनी आय देनी है तो वो अंतरक के जीवन काल तक ही दिया जा सकता है, या फिर अंतरण के तारीख से 18 वर्ष की कालावधि के लिए दिया जा सकता है, इनमें से जो भी अधिक हो। इसके अलावा अगर किसी तरह की का अंतरण किया जाता है तो वो शून्य होगा। वहाँ जहाँ तक कि यह कालावधि जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है पूर्वोक्त कालावधि में से दीर्घतर अवधि में से अधिक हो, ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि के अंत होने तक और समाप्ति और उसकी आय तक इस प्रकार वर्णित की जाएगी मानव कालावधि जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट किया गया था बीत गई हो। अब इसका क्लास 2 बताता है दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट of the transferor or any other provision taking any interest under the transferor or the provision of portion for children or remote issue of the transferor or any other person taking any interest under the transfer. Third है the preservation or maintenance of property transfer and such direction may be made accordingly. इसका जो क्लास 2 है वो क्लास 1 का अपवाद है। क्लास 2 में ये बता दिया गया है कि अगर किसी ऋण को चुकाने की कोई बात हो तो उसमें जो है सेक्शन 17 की जो क्लास 1 में जो समय सीमा दी गई है वो लागू नहीं होगी। और अगर किसी बच्चों के वेलफेयर के लिए कोई प्रॉपर्टी में कोई संचयन किया गया हो तो उस पर भी जो है ये समय सीमा लागू नहीं होगी। यदि प्रॉपर्टी के प्रेजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए भी अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र की गई हो और उस पर इस सिद्धांत को संचयन करने के लिए लगाया गया हो तो उस पर भी ये लागू नहीं होगी। एंड सच डायरेक्शन में भी मीट अकॉर्डिंगली। सेक्शन 17 के जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है, वो है फिक्स पीरियड, ड्यूरेशन बियॉन्ड लिमिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 11। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन अप टू सर्टेन पीरियड provided in subsection 1 shall not apply in the following condition, namely नंबर 1 accumulation for payment of debt of the transferor, जैसा कि मैंने अभी क्लास 2 में बताया था आपको, accumulation for maintenance of children and offspring of the transferor, नंबर 3 perpetual transfer for the public benefit, जिसकी चर्चा सेक्शन 18 में की गई है। Exception to the rule against perpetuity and rule against accumulation is section 18. Rule against perpetuity and rule against accumulation are based on the public policy. If perpetuity and accumulation be on public policy, provision of sections 14, 16, 17 shall not apply. There are exceptions of such principle in section 13 and 14. These are consequence of infringement of the set principle in section 15 and 16. There is a description of exception to the set principle in section 17 and 18. यहाँ पर यह बताया गया है
कि अगर शाश्वतता के विरुद्ध नियम और संचित के विरुद्ध के नियम का अपवाद जो है धारा 18 में चर्चा की गई है। शाश्वतता और संचयन के विरुद्ध नियम लोकनीति पर आधारित हैं। शाश्वतता और संचयन यदि लोकनीति पर है तो धारा 14, 16 और 17 के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। अब हम इस पर डिटेल चर्चा करते हैं सेक्शन 17 के ऊपर। तो सेक्शन 17 जो है वो संचयन की क्या विधि बताता है उस पर हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 17 जो है संपत्ति के किसी अंतरण द्वारा यदि ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए कि उस संपत्ति से होने वाली आय पूर्णता या भागता यानी फुल या पार्शल संचित किया जाना जरूरी बनाया गया हो तो निम्न के सिवाय अन्य किसी भी अवधि का संचयन निर्देश शून्य होगा। अवधि कौन सी है? आय का संचयन यदि अंतरक के जीवन तक का या फिर अंतरण के तारीख से 18 वर्ष से अधिक समय के लिए हो तो आय का संचयन जो होगा वैध होगा। परिणाम उपरोक्त दोनों अवधि से ज़्यादा वहां तक आय का संचयन का निर्देश वैध होगा। दीर्घतर अवधि के अंत हो जाने पर संचित आय इस प्रकार खर्च की जाएगी मानो वह कालावधि बीत गई हो जिसके द्वारा संचयन निर्दिष्ट था। यानी कि जो अवधि दी गई है, यानी कि अगर अंतरक के जीवन काल के लिए दिया गया हो या फिर सेक्शन 18 का जो लिमिटेशन लगाया गया हो, नहीं सॉरी, अगर जो 18 वर्ष की अवधि तक ही संचयन के लिए दिया गया हो तो उस कंडीशन में अगर वो अवधि बीत गई है तो उस प्रॉपर्टी को वैसे ही यूज़ किया जाएगा जैसे मान लो वो प्रॉपर्टी की अवधि जो लिमिटेशन लगाया है तो वो समाप्त हो चुका है और उसको जैसे चाहे नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह उसको यूज़ किया सकता है। और 3 ऐसे मामले हैं जहाँ पर संचयन की किसी भी सीमा या अवधि तक हो सकता है। कौन सा है? अंतरक के ऋणों का भुगतान करने के लिए, षष्ठ हित के लाभ पाने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों को संदाय करने के लिए, अंतरक के पुत्र पुत्रियों या अंतरक के अधीन पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति या पुत्र पुत्रियों या दूरोत्तर संपत्ति के भागों का बंद करने वाले अथवा अंतरक संपत्ति के परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए संचयन। शाश्वतता के द्वारा किसी भी संपत्ति को असीमित काल तक किसी एक उद्देश्य, व्यक्ति या वर्ग तक बांधा जा सकता है जिसने धारा 14 में दिए गई शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया गया था। संपत्ति का स्वतंत्र अंतरण अन्य तरीके से भी अवरुद्ध किया जा सकता है। इससे न तो संपत्ति का अंतरण नहीं रोका जाता और न ही संपत्ति के साबित में किसी प्रकार की कमी रखी जाती, बल्कि संपत्ति पर एक प्रभार यानी चार्ज सर्जित कर जाता। संपत्ति चाहे किसी भी व्यक्ति के पास रहे, प्रभार प्रभावी रहेगा। उदाहरण के लिए आ ने बा को 150 रुपये महीना भरण पोषण देने का करार किया और अपने वादे की पूर्ति के लिए उसने एक मकान 150 रुपये मासिक किराए पर दे दिया और मकान से प्राप्त उपयुक्त आय निरंतर बा के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया। इस तरह का मकान शाश्वत रूप में बा के भरण पोषण के लिए ही भरित हो गया। इस तरह किसी ने अपनी भूमि से होने वाली फसल सदा के लिए बा व उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया या उसकी आय तब तक संचित होने का निर्देश दिया जब तक साहब की उम्र 28 साल तक न हो जाए। ऐसी शर्तों की स्थिति समाज के हित में उचित नहीं है और उसके द्वारा परोक्ष रूप से शाश्वतता को बढ़ावा एवं संरक्षण दिया जाता है। संचयन के विरुद्ध सिद्धांत द्वारा उपयुक्त ढंग पर भी नियंत्रण लगाया गया हो। धारा 17 में दी गई निर्दिष्ट अवधि तक संपत्ति से प्राप्त आय का संचयन वैध होगा। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट संचय शून्य होगा। धारा 17 इस सीमा का निर्धारण करती है कि अंतरण की जिंदगी या अंतरण की तारीख से 18 साल या दोनों से ज़्यादा है। थैल्यूसन बनाम वुडवर्ड रूल जो है धारा 17 में अस्वीकृत कर दिया गया था। क्या थैल्यूसन बनाम वुडवर्ड रूल? थैल्यूसन बनाम वुडवर्ड का जो वाद है ये जो है 1030 का है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। ये धारा 17 पर उल्लेखनीय फैसला है। इसमें थैल्यूसन ने अपनी संपत्ति का ट्रस्ट कर दिया, शर्त रखी कि संपत्ति की सारी आय आ व बा उसके बेटे की खातिर ताजिंदगी संग्रह होती रहेगी और अंतिम बचे हुए व्यक्ति की मौत के बाद संचित सारा धन सभी के बड़े बेटों के बीच बांट दिया जाएगा। इस शर्त को वैध बताया गया क्योंकि यह शाश्वतता नहीं था। थैल्यूसन ने 1800 इस नजीर को निरस्त करने के लिए पास किया गया। आय संचयन की सीमा तय कर दी।
लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 164 में यही व्यवस्था स्वीकार की गई। धारा 17 में भी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी की व्यवस्था को भी स्वीकृत किया गया। थेल्सन का तो जो तरीका है शाश्वतता को दूसरे रूप में लागू कर रहा था, अतः इसकी नजीर को धारा 17 ने नहीं स्वीकार किया। अब संचयन सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ इनकम तथा शाश्वतता के सिद्धांत यानी कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में क्या डिफरेंसेस है, यानी सेक्शन 14 और सेक्शन 17 के डिफरेंस के ऊपर थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे। शाश्वतता के द्वारा संचय भी हो सकता है। शाश्वतता अंतरिम अंतरण निर्धारित समय के बाद स्वतः अवैध होगा। उदाहरण के लिए आ ने बा को जीवन भर के लिए संपत्ति अंतरण की, उसके बाद बा ने उस लड़के को हित दिया गया जो सर्वप्रथम 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करेगा। अंतरण में निर्देश दिया गया कि उस संपत्ति से प्राप्त आय उपयुक्त व्यवस्था तक अंतरित के लिए सतत संचित होती रहेगी। अंतरण तथा संचय दोनों ही शून्य होंगे। शाश्वतता हित का सर्जन शून्य होगा यदि संचयन या अंतरण 18 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण होने के लिए निर्देश हो तो वैध होगा। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत द्वारा भूमि की एक व्यक्ति के परिवार में ही बदलने से रोका जाता है। संचय सिद्धांत द्वारा आय का शाश्वत संचय रोका जाता है और दोनों सिद्धांतों का आधार तथा उद्देश्य एक ही समान है। संपत्ति एक ही परिवार के पास बंधी न रहे, संपत्ति की अंतरणीयता बरकरार रहे। प्रत्यक्ष धारा 14 या परोक्ष धारा 17 किसी भी तरह की अंतरणीयता बाधित न हो, यह लोकहित व समाज के हित में होगा। हमेशा के लिए आय संचयन का निर्देश वही प्रभाव रखता है जैसे कि शाश्वत अंतरण इस तरह आगे के मालिकाना उस संपत्ति का कभी अंतरण न कर पाए। आय संचित रहने का निर्देश यही असर रखेगा। अतः सीमा से में बांधा गया है। इस स्थल पर यह भी उल्लेखनीय है कि शाश्वतता संपत्ति के पूर्ण अंतरण से भिन्न है। पूर्ण अंतरण बजरिए दान विक्रय या विनिमय में होता है। अंतरण पूर्ण मालिक और उन स्थितियों में होता है कि शाश्वतता में एक ही व्यक्ति अपनी मर्जी हमेशा के लिए औरों पर थोपता है, चाहे स्वयं रहे या न रहे। शाश्वतता के विरुद्ध नियम ऐसे ही प्रयासों को रोकता है। अब सेक्शन 17 और सेक्शन 11 की चर्चा कर लेते हैं। संचयन की व्यवस्था संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 में प्रतिपादित सिद्धांत के अंतर्गत अवैध व शून्य होगी यदि अंतरण में पूर्ण हित दिया गया हो, आगे अंतरण रोक दिया गया हो, ऐसा उपयोग एक ढंग तक ही रोका गया हो। संचयन के विरुद्ध सिद्धांत को अंग्रेजी तथा भारतीय दोनों ही विधियों में अपनाया गया है, परंतु उसके आवश्यक तत्वों में अंतर है। अब धारा 17 के जो आवश्यक तत्व हैं वो ये है कि अंतरणकर्ता का जीवन काल 18 वर्ष की अवधि, दीर्घतर अवधि, संचय का अमान्य निर्देश प्रभाव। तो संतरण के जीवन काल किसी भी संपत्ति में संभव आय का संचयन अंतरण के जीवन अवधि तक पूर्ण वैध एवं प्रवर्तनीय होता है। संचयन के लिए 18 वर्ष की वैकल्पिक अवधि निर्दिष्ट है। इस अवधि का प्रारंभ अंतरण की तारीख से ही माना जाएगा। दीर्घतर अवधि यदि अंतरणकर्ता के जीवन काल तक संचय की व्यवस्था हो या 18 वर्ष तक हो या दोनों में दीर्घ अवधि संचयन के लिए स्वीकार होगी। अगर अंतरणकर्ता अंतरण की तारीख से 16वें वर्ष मर जाता है तो संचयन 18 वर्ष की सीमा तक वैध रहेगा। अंतरणकर्ता अंतरण की तारीख से 20 वर्ष बाद तक जीवित रहता है तो अंतरणकर्ता का जीवन काल संचयन के लिए दीर्घतर वैध अवधि तक ही होगी। संचयन का निर्देश जो होगा अमान्य निर्देश प्रभाव होगा। यदि उपयुक्त सीमाओं के बाद भी संचयन किए जाने की व्यवस्था हो तो उपयुक्त अवधि तक किया गया संचयन वैध रहेगा और उसके बाद आय संचित होने के लिए दिया गया निर्देश शून्य और प्रभावहीन होगा। अंतरिति को यह अधिकार होगा कि संचित आय संपत्ति या अन्य हित का उपभोग कर सके मानव संचय का निर्देश समय स्वाभाविक रूप से बीत चुका हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 18 साल का जो वैकल्पिक समय दिया गया है, 18 साल के अधिक के लिए यदि आपने संचयन की व्यवस्था कर दी गई है तो ये व्यवस्था जो है 18 साल तक तो वैध होगी। 18 साल के बाद जो अंतरणकर्ता यानी जो ट्रांसफरर है वो जब जैसे चाहे उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। पूर्ण आय या आय के भाग का संचयन। संचयन के विरुद्ध प्रतिपादित सिद्धांत प्रत्येक अवस्था में लागू होगा, चाहे आय का पूर्ण संचय विनिर्मित हो या अंशतः संचय निर्दिष्ट हो। धारा 17 के जो अपवाद है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस सिद्धांत के 4 अपवाद हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में शाश्वत संचय भी वैध होगा। संचय के विरुद्ध सिद्धांत की व्यवस्थापक आकार मिल जाने के बाद समान विधि के मापदंड उन मामलों में नहीं लागू होंगे अथवा ऐसे संचय
शाश्वतता के सिद्धांत द्वारा भी अवैध नहीं हो सकते हैं। ऋण के भुगतान के लिए निर्दिष्ट संचय, एक्युमुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। ऋण की अदायगी से मतलब ये है कि निर्दिष्ट समय शाश्वतता होने पर भी संचय के विरुद्ध प्रतिपादित सिद्धांत द्वारा अवैध नहीं होगा। अपवाद को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रस्तावित ऋण अंतरणकर्ता द्वारा ही देय हो, अंतरक में हित करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कर्जा हो, अब इसमें शर्त क्या है? 2 शर्तें हैं। ऋण वर्तमान हो और ऋण की अदायगी संचित आय से ही होनी चाहिए। अब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि इसका जो दूसरा अपवाद है उस पर चर्चा करेंगे कि व्यवस्था के लिए संचय। व्यवस्था का अर्थ संपूर्ण हित का अंतरण नहीं होता है, अपितु संचित आय के किसी एक अंश को निश्चित व्यक्ति या वर्ग की फायदे के लिए देने की व्यवस्था को कहा जाता है। व्यवस्था संचित आय का एक भाग या हिस्सा ही होता है। कुछ में से कुछ उत्पन्न होना और किसी बच्चे के लिए या बच्चे के समूह के लिए किया जाना ही व्यवस्था कहा गया है। बच्चे के भरण पोषण आदि के लिए निर्देश व्यवस्था नहीं है। अतः इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए किए गए सभी निर्देश व्यवस्था होते हैं। ऐसा उद्देश्य यदि कोई होता है तो अधिनियम में ऐसी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर संपत्ति की आय का कोई अंश बच्चों के भरण पोषण के लिए दिया जाए तो उसके संचय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। धारा 17 का अपवाद माना जाएगा। आवश्यक यह है कि निम्न शर्तें पूरी हों। आय संचय का निर्देश अंतरणकर्ता की संतान के लिए व्यवस्था करना होना चाहिए। अंतरण की दूरोत्तर संतति के लिए आय संचयन द्वारा इंतजाम उद्दिष्ट हो। अंतरण द्वारा हित प्राप्त करने वाले अंतर्ति की संतान और उसके दूरंतर संपत्ति के लिए व्यवस्था की गई हो। संचित राशि का प्रयोग अनिवार्यता भरण पोषण के लिए किया जाए। आ ने अपना मकान न्यास कर दिया। न्यासधारी को यह निर्देश दिया कि मकान से प्राप्त होने वाली आय उसके नाबालिग बच्चों के भरण पोषण में लगाई जाए, यदि संचयन शाश्वत हो जाएगा। अंतरण वैध है। आ ने अपना मकान बा को दिया, जिसमें शर्त लगाई मकान से प्राप्त होने वाली आय संचित की जाएगी ताकि बा के लड़के को कानून की पढ़ाई सुरक्षित रूप से पूरी हो सके। संचयन वैध है। ये अपवाद भरण पोषण की व्यवस्था इंग्लिश लॉ ऑफ प्रॉपर्टी 1925 की धारा 164 पर आधारित है। इस स्थल पर भारतीय अथवा अंग्रेजी विधियां दोनों एक समान है। और जो तीसरा अपवाद है वो संपत्ति के परिरक्षण या अनुरक्षण की बात करता है। एक्युमुलेशन फॉर इनकम फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अंतरित संपत्ति के परिरक्षण और रक्षण के लिए निर्दिष्ट संचयन भी वैध होगा। यह अपवाद अंग्रेजी अधिनियम में नहीं दिया गया है। अपवाद का आधार वाइन बनाम रैले के केस के मामले में बताया गया है। ये चांसरी कोर्ट का निर्णय है। आय का संचयन अंतरित संपत्ति के परिरक्षण के लिए हो, अन्य संपत्ति के नहीं। संचयन संपत्ति के अनुरक्षण के निर्दिष्ट हो। आ ने अपना मकान न्यास कर दिया और न्यास से प्राप्त आय को मकान की मरम्मत के लिए संचित किए जाने का निर्देश दिया। संचयन वैध होगा। जनहित के लिए संचय। ये चौथा अपवाद है, जनहित के संचय है। संचय के विरुद्ध धारा 17 का नियम धारा 14 में ही जनहित के निर्दिष्ट संचयन को भी नहीं लागू होगा। संपत्ति अधिनियम की धारा 18 में जनहित कार्यों के कतिपय दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे जन शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म का विकास आदि मामलों में धारा 14 लागू नहीं होगी और न ही धारा 17 लागू होगी। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 117 में संचयन के विरुद्ध समांतर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधि या किसी भी उद्देश्य से किया गया किसी प्रकार का संचयन शून्य होगा। सक्सेशन एक्ट की इस धारा में संपत्ति अंतरण अधिनियम की भांति निश्चित अवधि तक संचयन वैध नहीं माना गया है। संचयन सिद्धांत के निम्नलिखित 2 अपवाद बताए गए हैं। संपत्ति अंतरण के अधिनियम के अपवादों से भिन्न है। अचल संपत्ति की आय के मामलों में संचयन वैध होगा जब संचयन वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से विनिर्दिष्ट हो और ऐसा संचयन वसीयतकर्ता की मृत्यु के 1 साल बाद तक ही वैध होगा। जीएस मूर्ति बनाम डिप्टी कमिश्नर के मामले में प्रश्न यह था कि समाधि के परीक्षण के लिए आय का संचयन क्या लोकहित के लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकहित में मान लिया। कारण समाधि जनता के चंदे से बनाई गई थी। समाधि के ऐसे साधु की थी जो लोकप्रिय व्यक्ति था। जनता कर का या पैसा लेकर समाधि स्थल पर जा सकती थी। पानी का नल भी जनता के प्रयोग के लिए लगाया गया था। नल घरेलू प्रयोग के लिए नहीं था। इस सब के होते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता समाधि घर में बनाई गई थी
या कोई मायने नहीं रखता घर कब बनाया गया था। तो इस प्रकार से समाधि के परीक्षण के लिए आय का संचयन लोकहित के लिए माना गया। किस केस में? जीएस मूर्ति बनाम डिप्टी कमिश्नर। और ये जो है केस जो है AIR 2007 का है, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1917 का है। तो आज हमने सेक्शन 17 के ऊपर डिटेल सेक्शन 17 ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन ऑफ एक्विजिशन की बात करता है, इस पर हमने डिटेल चर्चा की है। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।